हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा फोर्थ लेक्चर होगा नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम क्लास 11 का फोर्थ चैप्टर जो कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हमने प्रीवियस काफी सारे लेक्चर्स में काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज के इस सेशन में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड डाइपोल मूवमेंट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड डाइपोल मोमेंट, इन दोनों टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, क्योंकि देखिए एमसीक्यूज के थ्रू आपको नीट एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यूज के थ्रू ही क्वेश्चंस पूछे जाता है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन। तो हम एमसीक्यूज से आपको क्वेश्चंस लेंगे सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छी तरीके से आपके बिल्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए एंड तक जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन ओजोन आर। तो देखिए ओजोन मॉलिक्यूल में हमें ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ओजोन मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। अब ये क्या होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर? तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब, तो जैसे कि आपको याद होगा जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तब मैंने बताया आपको कि काफी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पॉसिबल थे, जैसे कि ओजोन, कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये देखा गया कि काफी सारे मॉलिक्यूल जिनको एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, एक लुईस स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ओजोन वगैरह, तो इनको इनके लिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ी। तो यहां से आया टर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम ओजोन की बात करें तो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें नजर आता है ओजोन का। ओजोन क्या होता है? O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, ओजोन क्या होता है? O3। अगर हम इसे स्प्लिट कर कर लिखे तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है ओजोन मॉलिक्यूल के लिए, जो रेजोनेंस हमारा बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनेगा और सेकेंड केस में इस वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक तरीके से रेजोनेंस में बॉन्ड्स जो है ये शिफ्ट होते हैं हमारे, एक तरीके से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो देखिए ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, पहले आप देखिए, आपने O3 आपने मॉलिक्यूल का एक तरीके से स्ट्रक्चर बना लिया। पहले ये वाला ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्टेबल है। उसी तरीके से ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो अगर ये वाले को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इस तरीके से अब क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक जो लोन पेयर है यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन चले जाएगी। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रेडी होते हैं। अब देखिए ये जो फर्स्ट और सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये जो है कैनोनिकल फॉर्म्स, ये सिर्फ आप ऑन पेपर एक तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, रियलिटी में दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म्स ऐसा स्ट्रक्चर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इनसे कुछ एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहा जाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर मिला के एक न्यू स्ट्रक्चर बनता है जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड कहा जाता है। ये भी हम आगे चलकर नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। तो फॉर नाउ जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है जिसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। ऑन पेपर बस हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करते, बस आपको इतना समझना है। और अगर हम ओजोन की बात करें, ओजोन मॉलिक्यूल के लिए तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो सिर्फ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी होगी, जो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ करा है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू नंबर ऑफ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है ओजोन मॉलिक्यूल में, O3 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए मॉलिक्यूल में से, इन सारे मॉलिक्यूल्स में से कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके लिए हम सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक मॉलिक्यूल के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। अब देखिए अगर हम फर्स्ट हमने देखा O3 के लिए, अभी हमने देखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, तो O3 का तो हमें पता है। ठीक है, NH3 की बात करते हैं। NH3 का अगर हम कुछ NH3 को स्प्लिट कर कर लिखे तो हमारा NH3 कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और N के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिया, तो हाइड्रोजन के साथ कभी डबल बॉन्ड नहीं आता है। लॉजिक सेंस की बात है, हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड हमें देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। और ना ही यहाँ पर उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ डुप्लेट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होगा इस तरीके से पॉसिबल। तो NH3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। उस तरीके से CH4 का तो आप ऐसे ही देखकर बता सकते हैं, क्योंकि CH4 में अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो CH4 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एक प्लेनर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इनका, ठीक है, टेट्राहेड्रल प्लेनर। तो यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है, अगेन यहाँ पर CH4 के लिए भी कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि देखिए कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बॉन्डिंग से 4, तो कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी, तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। उसी तरीके से H2O में भी अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो लेकिन देखिए अगेन हाइड्रोजन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए यहाँ पर H2O का भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। जो दिए गए ऑप्शन में से जिस मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा वो है ओजोन, जो कि है आपका O3। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, O3। नेक्स्ट, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CH3COO-। तो यहाँ पर देखिए हमें ये जो हमें एक आयन दिया गया जिसे हम कहते हैं एसिटेट आयन, ठीक है, एसिटेट आयन है ये। तो एसिटेट आयन का हमें यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर MCQs के फॉर्म में जनरली आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। कुछ बहुत सारे आपको ऑप्शंस में ऐसे दिया होगा, ड्रॉ कर रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको बताना होगा कि कौन सा करेक्ट आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा एसिटेट आयन के लिए। तो एसिटेट आयन के लिए अगर हम देखें रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अगर आप दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रख रहे हो तो डबल हेडेड एरो आपको बीच में पुट करना है, ये रूल है रेजोनेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर एसिटेट आयन का अगर आप स्प्लिट करके इसको आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरीके से होगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लोन पेयर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O और इनके लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पर 6 है ऑक्सीजन के पास, 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड ये जो है ये ब्रेक होकर यहाँ पर ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है, ठीक है, और ये जो लोन पेयर है ये आपका इस बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, लोन पेयर जो है इस बॉन्ड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इस वाले ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन रहा है। सेकेंड केस में, ये फर्स्ट केस, सेकेंड स्ट्रक्चर में आपका इस वाले ऑक्सीजन के पास आपको डबल बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फर्स्ट केस में यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, सेकेंड केस में यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके से इनका यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही रेजोनेंस स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म्स जो है एसिटेट आयन के लिए ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से आपको एसिटेट आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, Which of the following statements correctly describe resonance hybrid? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट रेजोनेंस हाइब्रिड और हमें बताना है रेजोनेंस हाइब्रिड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स देखने से पहले आपको बताना चाहिए कि रेजोनेंस हाइब्रिड किसे कहा जाता है। तो जैसे कि अगर हम O3 मॉलिक्यूल की बात करें, ओजोन की बात करें, तो ओजोन का कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। और इन दोनों से मिलकर जो फॉर्म, जो एक्सपेरिमेंटली फॉर्म जो होता है, स्ट्रक्चर जो बनता है एक्सपेरिमेंटली, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर हम ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है और ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, जिसमें अगर यहाँ पर हम एस डबल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका लेंथ है 121 पिकोमीटर, और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका लेंथ है 148 पिकोमीटर। इसी तरीके से यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है इसका है 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड का 121 पिकोमीटर है यहाँ पर लेंथ। तो हमारा जो
इन दोनों से मिल करके जो हमारा एक्सपेरिमेंटली जो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है जो जिसे रेजोनेंस हाइब्रिड नाम दिया गया है, तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर इस बॉन्ड का भी यहाँ पर जो लेंथ आएगी वो आएगी 128 पिकोमीटर और इनकी भी 128 पिकोमीटर, यानी कि 148 और 121 के बीच की एक वैल्यू हमें मिल रही है। इसी से हमें पता लगता है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये दोनों स्ट्रक्चर से मिलकर इन दोनों का एक मिक्सचर हमें मिलता है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। और आप यहाँ पर देखो कि ये जो डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करा गया है, ये आप कह सकते हैं नहीं ये सिंगल बॉन्ड है या नहीं ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का ये बीच का कुछ पार्ट है जिसे आप कह सकते हैं ये हाफ बॉन्ड है, ठीक है ना, डबल है ना सिंगल है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर 1 और 2 को मिला करके जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर बनता है और एक्सपेरिमेंटली भी इसे देखा गया है, तो इसे कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड, अगर यहाँ पर इसकी बात करें रेजोनेंस हाइब्रिड की, तो एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है स्ट्रक्चर में वो काफी कम होती है एज कम्पेयर टू कैनोनिकल फॉर्म्स, यानी कि एज कम्पेयर टू इन स्ट्रक्चर की यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है। और रेजोनेंस हाइब्रिड याद रखिएगा हमेशा सिर्फ आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर देखने मिलता है रेजोनेंस हाइब्रिड का, ठीक है। आई होप कि आपको रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है ये समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेजोनेंस हाइब्रिड हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर। यस, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है हमेशा आपको सिंगल स्ट्रक्चर देखने मिलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड का, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम रिमेनिंग ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन बी, अ रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबलाइजेस ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज से, ये हम ये कह नहीं सकते, ठीक है। ये तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट है यहाँ पर। ऑप्शन सी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस फॉर्म्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। इस सेंटेंस का और इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा है इसको बनने में ये जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रक्चर है ये इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं है कि ये 50% है तो ये भी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है ये स्ट्रक्चर बनने में, ये नहीं कह सकते हम। हो सकता है ये 70% हो तो ये 30% हो रहा है, तो कम ज्यादा ये होता है। ऐसा नहीं कि दोनों भी इक्वली कंट्रीब्यूट करें रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट है। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, अ रेजोनेंस हाइब्रिड हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is correct statement about resonance? तो resonance related कुछ statements दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा correct होगा। तो ऑप्शन ए है it increases the energy of the system। नहीं, ये सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है बल्कि सिस्टम की एनर्जी को एक तरीके से स्टेबलाइज करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स डू नॉट चेंज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिडाइजेशन जो एटम का ये चेंज नहीं होता है, ये भी इनकरेक्ट है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होता है, जो आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, उनमें एक तरीके से उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और यहाँ पर जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है, ठीक है। और हाइब्रिड जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो मोर स्टेबल होता है। अगर यहाँ पर बात करा जाए एनर्जी और स्टेबलाइजेशन में, तो दिस इज कंसिडर के जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उनका वो मोर स्टेबल होते हैं, और एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है उसमें वो कम होती है एज कम्पेयर टू कैनोनिकल फॉर्म्स। तो यहाँ पर इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है ये स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनमें शिफ्टिंग्स नहीं होती है बॉन्ड की, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर अगेन हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गए, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन ए, इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवैलेंट और आयनिक। इन रियलिटी a bond or a compound can be completely ionic. In reality a bond or a compound can be completely covalent. तो याद रखिए अगर हम रियलिटी में देखा जाए जो बॉन्ड्स बनते हैं जैसे कि कोवैलेंट बॉन्ड हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो ये जो बॉन्ड है कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, रियलिटी में ये कंप्लीटली कोवैलेंट हो यानी कंप्लीटली एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो, या फिर कंप्लीटली आयनिक यानी कि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन जो है
एटम्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा हो, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कंप्लीट आपका ये वाला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, ठीक है। कंप्लीटली ऐसा नहीं देख पाओगे आप कि कंप्लीटली कोई बॉन्ड जो है ये कोवेलेंट है और आयनिक है, समहाउ बीच में आपका कोवेलेंट होगा और आयनिक के भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेनेशन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट एन आइडियल, एक आइडियली सिचुएशन होगी। इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक, इवन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। अगर हम देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें तो पता है इलेक्ट्रॉन जो है ये शेयर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इनमें आयनिक कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। इसमें कुछ कुछ हमें सम आयनिक कैरेक्टर भी देखने मिलता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड है या फिर कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसमें कुछ आपको आयनिक बॉन्ड की आयनिक कैरेक्टर्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट है यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज आइदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। Next, which of the following formula best describes the relationship between dipole moment P, charge Q and separation distance D? तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ तीन टर्म्स दिए हैं, डाइपोल मोमेंट, चार्ज, सेपरेशन डिस्टेंस, डी। डिस्टेंस तो हमें पता है, चार्ज भी पता है, और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये एक न्यू टर्म आ गया। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो देखिए जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस दैट्स कॉल्ड डाइपोल, और जहां डाइपोल आ जाता है वहां उस डाइपोल का एक मूवमेंट भी आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। किस तरीके से, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर दो एटम है जो कि एक शेयरिंग से उनका कोवेलेंट बॉन्ड है, समझ लीजिए यहाँ पर एक ये एटम ए है और ये वाला एटम आपका बी एटम है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो ए एटम है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बी पर नेगेटिव, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर ये जो एटम्स है ये सेपरेट हो गए मान लिए, क्योंकि देखिए जब भी कोई चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी चार्ज आ जाता है तो एक तरीके से उसे हम कहते हैं डाइपोल, क्योंकि डाई दोनों साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, इसीलिए डाइपोल कहा जाता है। तो अब देखिए ये जो डाइपोल है एटम ए एटम बी, ये हमने क्या करा, इस एटम को सेपरेट कर दिया, ठीक है, और ये एटम बी है हमारा। तो इनको हमने जो सेपरेट कर दिया ये कुछ डिस्टेंस पर कर दिया। तो यही होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जब एक कोई पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करा जाता है डिस्टेंस पर, उसे कहा जाता है डाइपोल। और जब भी डाइपोल की बात करी जाए तो मान लीजिए उस केस में डाइपोल का एक मोमेंट भी होता है, ठीक है। तो देखिए अब डाइपोल मूवमेंट यानी कि डायरेक्शन बताना, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। तो Q जो कि चार्ज होगा, D जो है यहाँ पर सेपरेशन डिस्टेंस, जो दोनों एटम को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। नेक्स्ट, In chemistry, the direction of dipole moment is from। तो देखिए डाइपोल मोमेंट जो है केमिस्ट्री की अगर बात करें तो डाइपोल मोमेंट जो है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री में पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। किस तरीके से, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम NH3 की बात करें, ठीक है, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले सकते हो, NH3 आप ले सकते हो, NF3 आप ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए NH3 लेते हैं हम सबसे पहले। तो NH3 में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है इस मॉलिक्यूल का, और N के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा ऐसा एटम है और कौन सा ये एलिमेंट है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस तरीके से डाइपोल का यहाँ पर डायरेक्शन होगा, ठीक है। सारे हाइड्रोजन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ पर लोन पेयर्स ऊपर है तो लोन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा। तो एक तरीके से ये बताना है कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है केमिस्ट्री में पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, इस वे में डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट,
विच मॉलिक्यूल हैज द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनमें हमें बताना है कौन सा एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले देखिए HCl, HI, HBr, HF। तो HH तो सब में सारे मॉलिक्यूल में कॉमन है, तो हमें उसके बाद वाला एटम देखना है, एलिमेंट देखना है कौन सा है। तो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, हैलोजन फैमिली एक तरीके से। तो जैसे कि हमें पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो होता है फ्लोरीन। और जैसे कि हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट होगा। तो यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए HF का जो डाइपोल मोमेंट होगा ये सबसे ज्यादा होगा। तो HF मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जो है ये सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी HF। ठीक है, नेक्स्ट। An HCl molecule has a dipole moment of 3.4 into 10 raised to minus 30 coulomb meter, assuming that equal and opposite charges lie on the two atoms to form dipole. What is the magnitude of this charge? The separation between the two atoms of HCl is 1 into 10 raised to minus 10 meter. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो दी गई कि HCl मॉलिक्यूल है, उसका हमें डाइपोल मोमेंट दिया गया है जो कि है 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 30 कूलम मीटर। तो HCl मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये पता है हमें HCl मॉलिक्यूल है मान लीजिए, और यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट हमें दिया गया यानी P वैल्यू हमें दी गई है जो कि है 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 30 कूलम मीटर। अब बताया गया हमें कि इस पर जो चार्ज है ये हमें पता करना है कि कितना चार्ज होगा, Q वैल्यू हमें पता करनी है, और हमें इनके बीच का H और Cl इनके बीच का एक डिस्टेंस दिया गया है यानी D दिया गया है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि HCl का ये डिस्टेंस दिया गया है हमें जो कि है 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। अब देखिए P पता है हमें, D पता है, हमें Q पता करना है। तो हमें फॉर्मूला तो पता है, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू D। तो P की वैल्यू हमें पता है 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 30 कूलम मीटर इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू हमें पता करनी है इंटू D क्या है हमारा 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर Q का हम एज इट इज एक तरफ रखते हैं, तो 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 30 कूलम, और यहाँ पर 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1.0 इंटू 10 रेज टू माइनस 10, ठीक है, माइनस 10 क्योंकि मीटर तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1 तो डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 का कोई मीनिंग नहीं होगा, 3.4 ही आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर 10 रेज टू माइनस 10 ऊपर चले जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो Q की वैल्यू देयरफॉर Q की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 30, माइनस 10 ऊपर चले जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा कूलम। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 20 कूलम, ठीक है, माइनस 30 प्लस 10 इज माइनस 20। तो आंसर क्या आ गया आपका 3.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 20 कूलम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, बहुत सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला पता होना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी here is the right answer for this question. Next, which of the following is not the correct for the dipole moment? तो dipole moment से related कुछ statements हमें दिए गए, हमें बताना कि कौन सा statement correct नहीं है about dipole moment। तो ऑप्शन ए हम देख लेते हैं, lone pair of electron present on the central atom can give rise to the dipole moment। yes, जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम पर, जैसे कि हमने NH3 के केस में देखा इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है तो उस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो डाइपोल मोमेंट जो है लोन पेयर की तरफ ज्यादा राइज होता है कि जिस तरफ लोन पेयर्स होंगे उस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो दिया गया है ये करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया। ऑप्शन बी, द डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। यस, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी बताती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। उसी तरीके से पहले हम ऑप्शन डी देख लेते हैं, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एटम कैन लीड टू द डाइपोल मोमेंट। यस, जैसे कि देखिए जैसे हमने देखा हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो उस डायरेक्शन में
पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में हमारा जो है डाइपोल मोमेंट जाता है, उसका डायरेक्शन जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की जितनी ज्यादा है उस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी की यहाँ पर बात करें, CO2 मॉलिक्यूल हैज नो डाइपोल मोमेंट सिंस CO जो बॉन्ड है वो आर नॉन पोलर। नहीं, CO2 मॉलिक्यूल में अगर हम CO बॉन्ड देखें तो वो एक पोलर बॉन्ड होता है, नॉन पोलर नहीं होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है, जैसे कि CO जो बॉन्ड है, इंडिविजुअल CO बॉन्ड CO2 में वो पोलर होता है आपका। द मॉलिक्यूल इटसेल्फ हैज अ लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O इस तरीके से होती है, ठीक है। NH3 में ये ट्राइगोनल है, ठीक है आपका। लेकिन CO2 में ये लीनियर है, ठीक है, कोई आपका बेंड नहीं हो रहे हैं आपके जो बॉन्ड्स है, ये एक ही उसमें है, लीनियर है, लीनियर ज्योमेट्री है। causing the dipole moment of bond to cancel each other out and resulting in zero net dipole moment। तो क्या होता है कि यहाँ पर इस तरफ ये डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, इस तरफ एक डायरेक्शन, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए CO2 मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट तो नहीं होता, लेकिन जो CO बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड्स होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो स्टेटमेंट दिया गया है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है अबाउट डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो हमें कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में, बताना है कि किस मॉलिक्यूल का ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर CO2 पहला मॉलिक्यूल है CO2। तो देखिए जो भी मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं उनका पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा है तो इस तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, यहाँ पर इस तरफ अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इस केस में आपका जीरो। तो ऑब्वियसली आपका आंसर ए, तो ऑप्शन ए तो आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पूछा है। उसी तरीके से सबसे पहले हम ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है आपका CH4 मीथेन, ठीक है। तो CH4 का हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर देखिए CH4 का यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप है, ठीक है, ज्योमेट्री इनकी टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट देखें तो यहाँ पर इस तरफ होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, ये देखिए एक दूसरे को सारे कैंसल आउट कर देते हैं जिसकी वजह से इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। देन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो इनकरेक्ट है। अब देखिए ऑप्शन बी और सी में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आंसर आपको ऑप्शन बी और सी में से होगा। क्योंकि हमने देखा डाइपोल मोमेंट का, मैं जिस तरीके से हमें कुछ पता है इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत, तो उससे हमें पता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं उस केस में NF3 को आंसर मार्क कर आ जाते हैं क्योंकि सबको पता है फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसीलिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के एक्सेप्शन से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको केमिस्ट्री में पता होना चाहिए। वैसे तो NF3 का होना चाहिए ज्यादा था, लेकिन होता है डाइपोल मोमेंट NH3 का ज्यादा। क्यों? तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबसे पहले। तो हम जो है सबसे पहले NF3 का NH3 NF3 का दोनों का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। NF3 के अगर हम सबसे पहले NH3 का सॉरी देख लेते हैं हम, ठीक है। तो NH3 का कुछ इस तरीके से होता है और नाइट्रोजन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, ठीक है, एक लोन पेयर होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पर डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि सारे हाइड्रोजन है तो सेम डायरेक्शन में सबका होगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास अगर हम लोन पेयर की तरफ ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि देखिए सब सेम डायरेक्शन में है तो कोई भी कैंसिल आउट वगैरह होने का चांस नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम NF3 की बात करें, ठीक है, ये हो गया आपका NH3। अगर हम NF3 की बात करें, NF3 का सेम होता है यहाँ पर फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन और अगेन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। लेकिन देखिए नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर इस डायरेक्शन में तो क्या होता है जो नेट डाइपोल मोमेंट है, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये कैंसिल कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन में इस डायरेक्शन में, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होने की वजह से एक
यहाँ पर इस डायरेक्शन में आपका डायपोल मोमेंट जा रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, लेकिन कुछ कैंसिल भी हो रहा है डायपोल मोमेंट, लेकिन यहाँ पर कोई आपका नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए NH3 में जो है आपका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NF3। ठीक है, तो इसीलिए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH3। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, H2O water has a net dipole moment but BF2 जो कि बेरिलियम डाइफ्लोराइड होता है has zero dipole moment. This is because, तो देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, H2O का जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है, H2O का कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन बेरिलियम डाइफ्लोराइड BF2 का जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीजन होगा ऐसा होने के लिए? तो देखिए क्या होता है, अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर बना लें तो H2O का कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा था अभी कि बॉन्ड, यहाँ पर एंगल देखा जाए तो H2O का कुछ होता है 104.5, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनका एंगल होता है। तो यहाँ पर H2O का कुछ इस शेप में होता है। ठीक है, V शेप में यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बेरिलियम फ्लोराइड का BeF2 ठीक है इस तरीके से होता है। बेरिलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका स्ट्रक्चर रेडी होता है। तो ये जो है प्लेनर, अगेन प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें तो एक कुछ शेप क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बेरिलियम फ्लोराइड में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए फ्लोरीन, बेरिलियम और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कुछ इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जीरो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। लेकिन यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल में कुछ आपको नेट डाइपोल मोमेंट आपका कुछ मिलेगा आपको। तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर आपका थोड़ा सा बेंड दिखता है आपको। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये बेंड हुआ है दिखता है आपको, ऐसे एक लाइन में लीनियर नहीं आपको देखने मिलेगा। तो यही रीजन होता है जिसकी वजह से H2O का डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन बेरिलियम डाइफ्लोराइड का कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल इज लीनियर है। ठीक है, while H2 is bent, H2 जो है यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बेंड हुआ है, इसीलिए यही रीजन होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डी बाय इज द यूनिट ऑफ, तो डी बाय जो है ये डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, और याद रखेगा 1 डी बाय की वैल्यू होती है 3.33564 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ठीक है, इतनी 1 डी बाय की वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा, आपको कभी कभी वैल्यू भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, या फिर यूनिट वगैरह पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर। ठीक है, डी बाय किस चीज का यूनिट है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीजें बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। सो दैट्स इट, इस चैप्टर को अब यही हम एंड करते हैं, और इस लेक्चर में आपको जो भी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है, जो नहीं समझ में आया है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।